गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट में एक ऐसा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डेप्रिसिएशन, ह्रास। एक्चुअली ह्रास होता क्या है? तो जब भी हम किसी स्थायी संपत्ति का प्रयोग करते हैं तो उसका मूल्य में धीरे 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 क्या होता है, गिरावट आ जाता है। तो वो गिरावट होने की जो प्रवृत्ति है उसको हम क्या बोलते हैं, ह्रास बोलते हैं। जो कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग जो होती है वैल्यू, एसेट्स की वैल्यू को, वो क्या कहलाता है, हमारा डेप्रिसिएशन कहलाता है। प्रोफेसर कार्टर साहब भी बोलते हैं कि संपत्ति के जो मूल्य है उसमें समय समय मतलब धीरे धीरे और स्थायी जो गिरावट होता है, स्थायी जो गिरावट होता है, पूर्ण जो गिरावट है उसका नाम क्या है, ह्रास। ठीक, चलिए देखते हैं ह्रास का जो फीचर क्या है, विशेषता क्या है। तो सबसे पहले व्यवसाय का सामान्य यानी ये जो ह्रास होता है, डेप्रिसिएशन जो होता है, वो बिजनेस का एक नॉर्मल लॉस माना जाता है। ठीक है, बिजनेस का एक कैसा लॉस माना जाता है, नॉर्मल लॉस माना जाता है। दूसरा, स्थायी संपत्ति के मूल्य, गुण व मात्रा घटता है। इसमें क्या होता है, रिड्यूसिंग वैल्यू, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एसेट्स। देखिए, जब कोई मशीन नया रहता है तो वो क्या कहलाता है, मशीन हो गया या कोई भी चीज हो गई, जब नया रहता है तो उसका इफिशियंसी क्या रहता है, ज्यादा रहता है। ठीक है, जैसे 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 वो पुराना होता जाता है वैसे वैसे क्या होता जाता है, उसकी क्वालिटी में गिरावट आने लगता है, उसकी क्वांटिटी में गिरावट आने लगता है और उसकी वैल्यू में भी गिरावट आने लगता है। अगर मान लो हम एक बाइक लेते हैं, उस बाइक को जैसे ही शोरूम से बाहर आते हैं 2 दिन बाद उसको वापस करने जाए तो उसका वही वैल्यू नहीं मिलता है जिस रेट पे हम खरीदे होते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, उसकी वैल्यू में ऑलरेडी क्या हो गया, गिरावट हो गया। साल भर चल गया तो उसका वैल्यू और डाउन चला जाएगा। उसकी क्वालिटी, क्वालिटी मतलब जो आपका इंजन है वो जितना ज़्यादा चलता जाएगा उतना ज़्यादा वो क्या होगा, घिसेगा। तो उसकी क्वालिटी में भी गिरावट हो गया। क्वांटिटी, तो धीरे 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 क्वांटिटी, अगर हम अदर चीज़ की बात करें तो उसकी क्वांटिटी में भी क्या होता है, गिरावट आने लगता है। कुछ कुछ चीज़ें में घिसावट होने लगता है। इसके बाद स्थायी और निरंतर कमी, ये ऐसा नहीं है कि बाद में अभी गिर गया फिर बाद में ऊपर आ जाएगा, ऐसा नहीं। ये स्थायी नेचर का, फिक्स्ड है। एक बार कम हो गया तो दोबारा उसका वैल्यू बढ़ेगा नहीं, जब तक उसमें कुछ नया रिनोवेशन नहीं कराएंगे तब तक। स्थायी संपत्ति से संबंधित ये दो तरह का हमारे पास एसेट्स होता है, एक होता है करंट एसेट्स और एक होता है फिक्स्ड एसेट्स। तो ये करंट एसेट्स में डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, डेप्रिसिएशन किसमें लगता है, फिक्स्ड एसेट। ठीक है, स्थायी संपत्ति पर लगता है। इसके बाद पुस्तकीय मूल्य अथवा लागत मूल्य, इसमें जो बुक वैल्यू जो दिया रहता है, जैसे 10 लाख का हमने खरीदा 2018 में, तो उस पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 2018 में जिस रेट पे खरीदे थे उसी रेट पे, या उसके जो कॉस्ट होगा तो बोलते हैं बुक वैल्यू या कॉस्ट वैल्यू से रिलेटेड। इसके बाद इस पे कुछ ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजी दिया है, वर्ड्स दिया है जिसको जानना जरूरी है। जब तक उसको जानेंगे नहीं ना तब तक आप डेप्रिसिएशन को जो है सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए क्या है, पहला संपत्ति की लागत, कॉस्ट ऑफ एसेट्स। जिस रेट पर हम किसी मशीन को, किसी एसेट्स को एक्वायर करते हैं, खरीदते हैं, वह मूल्य क्या कहलाता है हमारा, वह मूल्य होता है इस संपत्ति की लागत कहलाता है। दूसरा, संपत्ति का जीवन काल, इसमें एक्सपेक्टेड लाइफ की बात करते हैं। कोई भी चीज जो है अमर नहीं है ना, न मनुष्य न कोई भी संपत्ति। तो क्या है, एक समय के बाद क्या हो जाता है, उसकी पूरी तरह से उसको क्या करना पड़ता है, अपने को रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, उसको हटाना पड़ता है। तो उसकी अनुमानित जीवन काल की ये कितने समय तक अधिकतम काम कर पाएगा। जब आप लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो भी आपको एक टाइम तक का लाइसेंस देता है, उसके बाद फिर आपको उसको क्या करना पड़ता है, रिन्यूअल कराना पड़ता है। उसी तरह 10 साल, 15 साल, 20 साल तक चलने के बाद वो क्या होता है, वो संपत्ति क्या होता है, समाप्त हो जाता है। पुस्तकीय मूल्य, बुक वैल्यू, जो बुक में उसकी वैल्यू लिखा हुआ है वो क्या कहलाएगा, बुक वैल्यू कहलाएगा। इसके बाद अवशिष्ट, स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, जब हम किसी मशीन को परचेज करते हैं तो उसके बाद चलाते चलाते 10 साल 15 साल बीत जाता है तो क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। उस वेस्ट को हम कबाड़ के जो भाव में बेचते हैं वही कहलाता है स्क्रैप वैल्यू या रेडरेशन वैल्यू, अवशिष्ट मूल्य। प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट, देखिए कोई भी मशीन हो, उस मशीन को हमको क्या करना पड़ता है, एक टाइम के बाद उसको हटा करके दूसरा मशीन लाना पड़ता है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा रिप्लेसमेंट कहलाता है। इसके बाद आपका अप्रचलन, ऑब्सोलेंस, ये क्या होता है, अप्रचलन क्या होता है, जैसे आज कोई भी 3G मोबाइल लेके नहीं घूम रहा है। आज सबके पास क्या है, 4G मोबाइल है। या तो वो लेगा कीपैड वाला, कीपैड वाला कौन लेगा, उसका जमाना चला गया, लेकिन उसका अभी भी इस्तेमाल कहीं कहीं पे हो रहा है। जो गांव के बुजुर्ग लोग हैं जिनको स्मार्टफोन चलाने नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग या जो कामकाजी लोग हैं वही लोग ये कीपैड लेके चलते हैं। बाकी सबके पास क्या चाहिए, स्मार्टफोन।
स्मार्टफोन में कोई एप्पल ले रहा है, कोई सैमसंग ले रहा है, कोई वीवो ले रहा है ना, सब अलग अलग ले रहे हैं, तो उसका वैल्यू है क्या चीज। आज 5G अगर आ जाए, लॉन्च हो जाए, आज 3G कौन पूछ रहा है, बोले भैया ये 3G फोन है, नहीं नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये पुराना हो चुका है, अब हमको लेटेस्ट मॉडल का चाहिए। अब हमारे पास 5G आने वाला है, तो हम क्या करेंगे, 5G का मांग करेंगे। तो जो 5G अगर आ जाएगा तो 3G और 4G क्या हो जाएगा, आउट ऑफ मार्केट हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, अप्रचलन कहलाता है, जो आज प्रचलन में नहीं है। उच्चावचन फ्लक्चुएशन क्या होता है, कि प्राइस में जो फ्लक्चुएट होता है, ऐसे ऐसे जब अप डाउन जो होता है, वो कहलाता है फ्लक्चुएशन। तो ये भी प्राइस में फ्लक्चुएशन की बात करता है, तो ये सब टर्मिनोलॉजी है किसका, डेप्रिसिएशन का। अगर ये टर्मिनोलॉजी को हमको अगर हम जान जाएंगे, तब जाकर हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मदद मिलेगा। देखिए, जब भी सबसे पहले किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमको कॉन्सेप्ट की जरूरत होता है। जब तक हमको कॉन्सेप्ट पता नहीं रहेगा, तब तक कोई भी प्रश्न को हम आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा, ये जो डेप्रिसिएशन को जो वीडियो बन रहा है, इसमें आप लोग को जो डेप्रिसिएशन जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं पास हो जाऊं, किसी तरह थ्योरी लिख के पास हो जाऊं। तो अगर थ्योरी लिख के भी अगर पास होना है, तो भी आप अगर इस वीडियो को देख लेंगे, तो इस यूनिट में, इस जो चैप्टर है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, ये रीजन क्या है, रीजन क्यों हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। जब तक रीजन नहीं पता रहेगा, तब तक कोई काम होने वाला नहीं। तो रीजन क्या है, तो इसका दो रीजन, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो हमारे कंट्रोल में रहता है, और एक्सटर्नल मतलब जो हमारे कंट्रोल से बाहर होता है। तो दो तरह का होता है। तो पहला आंतरिक कारण, इंटरनल क्या है, संपत्ति का निरंतर प्रयोग, कंटीन्यूअस यूज ऑफ एन एसेट, कोई भी एसेट को लगातार प्रयोग करते रहिए, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी, ठीक है, उसमें गिरावट आएगा, डाउन हो जाएगी। दूसरा, समय समाप्त होने पर एक टाइम आता है, टाइम के बाद क्या हो जाता है, आपका सामान क्या हो जाता है, लैप्स हो जाता है। जैसे पेटेंट दे दी, पेटेंट का टाइम 10 साल का, 10 साल बाद क्या हो जाएगा, पेटेंट अपने आप समाप्त हो जाएगा, ठीक। तो ये लैप्स ऑफ टाइम की बात करते हैं। संपत्ति की समाप्ति, इन ऑफ एसेट्स, कोई एसेट्स धीरे धीरे जाने के बाद क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे बागवानी की बात करते हैं, पशुधन की बात करते हैं, ठीक। तो ये सब क्या होता है, टाइम पीरियड तक रहता है, उसके बाद ये क्या होता है, समाप्त हो जाता है। रिक्तता, ड्यूरेशन क्या होता है, तो जब भी आप रिक्तता मतलब क्या, एक एरिया में हमारे पास मिनरल्स भरे हुए हैं, जिसमें कोयला है, कोल, ठीक, पेट्रोलियम पदार्थ है। तो ये क्या होता है, एक टाइम बाद जब जैसे जैसे निकालते जाते हैं, वो एरिया क्या होता जाता है, खाली होता है। थोड़ी सी बस इधर से निकालते गए, फिर इधर फिर अपने आप बढ़ता जाएगा, तो है नहीं। तो क्या करना पड़ता है, रिक्तता वही चीज होता है कि धीरे धीरे जब उसको इस्तेमाल करने लगते हैं, तो एक एरिया होने के बाद क्या हो जाता है, वो खाली हो जाता है। तो इसके वजह से भी हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है। अगला एक्सटर्नल जो हमारे फोर्सेस है, एक्सटर्नल जो कॉजेज है, ठीक है, बाह्य जिसको कारण बोलते हैं। पहला अप्रचलन, ये जब भी मार्केट में एक नया टेक्नोलॉजी आता है, जब नया टेक्नोलॉजी आ जाता है, तो हम पुराने टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करने का बात करते हैं, ये होता है अप्रचलन, यानी पुरानी चीज प्रचलन से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। आज बैलगाड़ी में कितने लोग जाते हैं, बताइए। आज तो लोग ऐसा हो गया है कि लोग साइकिल चलाना पसंद नहीं करते, क्यों, क्योंकि आजकल बाइक आ गया, कान ऑटो और चल दिए, ठीक। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी बदलता जा रहा है, तो वैसे वैसे वो क्या होता जा रहा है, पुराना जो चीज होगा वो प्रचलन से बाहर हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, अप्रचलन बोलते हैं। आज कितने लोग चिट्ठी लिखते हैं, बताओ तो। आजकल तो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से मैसेज तुरंत डिलीवर करवा देते हैं, ना, टाइम पास कोई नहीं करना चाहता। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे अप्रचलन होने से हमारा जो पुराना वाला जो संपत्ति होता है, वो क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, अब उसका कोई पूछ नहीं रहा है। दुर्घटना, हमने ट्रक लिया है, ट्रैक्टर लिया है, कोई भी और डिलीवरी वाहन लिया है, तो चलते चलते अगर वो एक्सीडेंट हो गया, तो अब उसकी फिर से वही वैल्यू तो मिलने वाला नहीं। तो जब वही वैल्यू नहीं मिलेगा, तो वो क्या कहलाएगा, वो वैल्यू जो कम हो गया, वो क्या कहलाएगा, डेप्रिसिएशन कहलाएगा, ठीक। इसके बाद बाजार मूल्य में स्थायी गिरावट, लगातार बाजार में उसकी वैल्यू क्या हो रहा है, डाउन पे डाउन होता जा रहा है, तो एक और कारण हो सकता है डेप्रिसिएशन का। इसके बाद मौसम का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ नेचर के भी प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। जैसे कोई भी आप न्यू मशीन रख दीजिए, या न्यू कोई भी एसेट को रख दीजिए, बरसात हो रहा है, पानी पड़ेगा, गर्मी पड़ेगी, हवा बदलेगा, ठंड लगेगा, ये सब चीज होने के बाद एक समय ऐसा देखिएगा, उस मशीन का कोई वैल्यू नहीं रहता है,
ठीक। तो मौसम का भी प्रभाव हमारा डेप्रिसिएशन पे पड़ता है। तो ये हमारा क्या कारण है। इसके बाद हम डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं, ह्रास क्यों लगाते हैं। तो ह्रास लगाने के हमारे पास कुछ उद्देश्य है, कुछ ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कुछ हमारा जरूरत है। उस जरूरत को जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक हम डेप्रिसिएशन जो है हमारा पूरा लगेगा नहीं। तो चलिए, ह्रास का उद्देश्य या आवश्यकता, ऑब्जेक्टिव और नीड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है। पहला सबसे पहले शुद्ध लाभ या हानि की गणना करने के लिए, टू कैलकुलेट टू नो द नेट प्रॉफिट और लॉस। वर्ष के अंत में कोई भी व्यक्ति यह चाहता है कि हमारा जो प्रॉफिट लॉस दिख रहा है वो एक्चुअल है। तो एक्चुअल कब दिखेगा, आप मशीन का प्रयोग कर रहे हैं, मशीन का प्रयोग जब करेंगे तो मशीन का कुछ खर्चा गिरेगा। तो जब तक वो डेप्रिसिएशन का वैल्यू उसमें नहीं लगाएंगे तब तक हमको एक्चुअल में प्रॉफिट लॉस पता नहीं चल पाएगा। तो इसके लिए हम इस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए कि नेट प्रॉफिट हो या नेट लॉस हो जो भी हो, हमें एक्यूरेट दिखाए। दूसरा, लाभ हानि खाते पर समान प्रभाव। देखिए, समान प्रभावकारी मतलब क्या है, जैसे हमने आज मशीन ले लिया 1 लाख और मशीन 5 साल बाद बेकार होने वाला है। तो अगर आज ले लिए और हमने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया और इकट्ठा 5 साल बाद जाएंगे और उसमें उस वर्ष में जाने के बाद मशीन तो खराब हो गई, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो उसको हटा करके दूसरा मशीन लाएंगे तो 5 लाख का इकट्ठा नुकसान हो गया, दिखाएंगे कि लॉस ऑफ एसेट्स करके, तो सीधे 5 लाख चला जाएगा। एकदम से जहां प्रॉफिट दिखाए थे अगले बार में जाके एकदम से धाम से नीचे आकर के लॉस में चले जाएंगे। तो ये ठीक नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि जो भी बैलेंस हो प्रॉफिट लॉस में हर साल क्या हो, एक इक्वली उसमें बैलेंस जो है भार पड़े, ठीक है, वेट में चले लोड पड़े। चिट्ठे में संपत्तियों की सही मूल्य दिखाना है। आज हम चिट्ठा बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो उसमें उसकी वैल्यू एक्चुअल में है क्या चीज, दिखा तो रहे 10 लाख, तो क्या मार्केट वैल्यू उसका 10 लाख है कि नहीं, उसको चेक करना है। तो जब तक उसमें डेप्रिसिएशन काटेंगे नहीं तब तक हम उसको एक्चुअल वैल्यू दिखा नहीं सकते हैं। एक सत्यम कंप्यूटर करके आया था, ठीक है, सत्यम कंप्यूटर करके जो कंपनी था वो दिवालिया हो गया। क्यों दिवालिया हो गया, वो दिखाता था कि हमारा वैल्यू इतना ज्यादा है लेकिन एक्चुअल में रहता कम है ना। तो हमको अगर वास्तव में उसका मूल्य दिखाना है कि कितना है, तो उसके लिए हमें डेप्रिसिएशन का जो है प्रोविजन करना जरूरी है। इसके बाद संपत्ति की प्रतिस्थापन हेतु व्यवस्था करना। देखिए, संपत्ति एक निश्चित समय तक हमारे पास है, एक निश्चित समय बाद संपत्ति खत्म हो जाएगा। तो एक संपत्ति को हटा करके दूसरी संपत्ति को लाना पड़ेगा। तो रिप्लेसमेंट करने के लिए अगर हम व्यवस्था अगर पहले से अभी से ही करना चालू करेंगे, धीरे धीरे 1 लाख का है मशीन लिए हैं, 1 लाख रुपया खर्चा हो गया। अब अगले साल 5 साल बाद फिर अगर इसका व्यवस्था नहीं करेंगे और 5 साल बाद फिर से अगर हम करेंगे सीधे कि 1 लाख रुपया डालेंगे, तो कंपनी या जो फर्म है वो सीधे डाउन में चला जाएगा, वो उस चीजों को सहन नहीं कर पाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो अगर हम मिडिल क्लास फैमिली की बात बिलोंग करते हैं, ठीक है, हम अपना इनकम को अलग अलग जगह में लगा दिए हैं कि कहीं पे हम जो है भोजन के प्रबंध कर रहे हैं, कपड़े के प्रबंध कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए प्रबंध कर रहे हैं और कुछ सुख सुविधाएं के लिए हमने प्रबंध कर रखा है। हर महीने का पैसा आता है और ऐसे ऐसे बंटवारा हो जाता है। अचानक से हमारे सामने कुछ ऐसा समस्या आ जाता है जिसमें 2 लाख 4 लाख रुपए की जरूरत पड़ जाती है, फिर हम घबरा जाते हैं कि अरे इतना पैसा लाएंगे कहाँ से। तो उसके लिए हम क्या करते रहते हैं कि भविष्य में ऐसा कुछ हो उससे पहले थोड़ा बचा के रखते हैं, ताकि अगर ऐसा दुर्घटना घट जाए कि कहीं भी इमरजेंसी की व्यवस्था हो तो इस पैसा को उठा करके यूज कर सके। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी होता है। हमको अगर 5 साल, हमको पता है कि मशीन जो ली है या 1.5 लाख का ली है, 5 साल बाद ये बेकार हो जाएगा, हमको दूसरा मशीन लाना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, 5 लाख चाहिए, 5 साल बाद हमको 1 लाख चाहिए, तो 20-20 हज़ार रुपये हम प्रॉफिट लॉस में काट के रखेंगे, एक जगह एकत्रित करेंगे और उस पैसे का इस्तेमाल हम 5 साल बाद जब ये मशीन खराब हो जाएगा तो दूसरा उस मशीन को हटाएंगे और दूसरा मशीन वहाँ पे लाएंगे, हमारे पास कोई बर्डन नहीं पड़ेगा। तो ये एक प्रतिस्थापन की व्यवस्था करने के लिए प्रोवाइड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। उत्पादन लागत की गणना करने के लिए, जो हमारा उत्पादन है, प्रोडक्शन हो रहा है, उसका कॉस्ट एक्चुअल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम कहते हैं भैया हमने मटेरियल लगा दिया, हमने लेबर लगा दिया, हमने कुछ ओवरहेड लगा दिया और हमारा सामान बनकर तैयार होगा और हम उनको बेच देंगे। लेकिन क्या मटेरियल लगाने, लेबर लगाने और कुछ ओवरहेड बस लगा देने से ही हमारा प्रॉफिट सही दिखाएगा या कॉस्ट सही दिखाएगा? नहीं। जब तक मशीन घिस रहा है, मशीन का घिसावट भी तो उसमें जोड़ना पड़ेगा। तो वो सब चीज को ऐड करने के बाद हमारा एक्चुअल कॉस्ट आता है, जिसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का लागत। तो उसको जानने के लिए हमको उसको पता करने के लिए हमको क्या करते हैं, ह्रास का आयोजन करते हैं। इसके बाद कुछ हमारा वैधानिक आवश्यकता रहता है, कुछ लीगल हमको रिक्वायरमेंट रहता है जिसको करना जरूरी रहता है। ठीक है, अगर हम इनकम टैक्स पेड कर रहे
अगर डेप्रिसिएशन नहीं दिखाएंगे तो हमको लॉस हो सकता है। तो डेप्रिसिएशन दिखाएंगे और उतना प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा तो हमको कम टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद गुप्त संचय की व्यवस्था, टू प्रोवाइड फॉर सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व क्या होता है? ऐसा रिजर्व जो सामने वाले को पता नहीं रहता है, ये इमरजेंसी पीरियड के लिए बनाया जाता है। तो कैसे करेंगे? जब हम किसी चीज पे ज्यादा से ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करके दिखा देंगे तो जो एक्स्ट्रा पैसा होगा उसको कहां ट्रांसफर कर देंगे? सीक्रेट रिजर्व, गुप्त संचय में, ठीक है। तो इस तरह से इसको भी हम क्रिएट कर सकते हैं और जो हमारे पास इमरजेंसी के टाइम रहेगा उस समय उसको क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव है, ये तो रहा ऑब्जेक्टिव बात। अब इसके बाद इसको कैलकुलेट करने का अलग अलग तरीका है। कैलकुलेट करने का क्या है? अलग अलग मेथड है, अलग अलग तरीका। तो सबसे पहला मेथड जो आता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, स्थायी विधि की बात करते हैं, ठीक है। स्थायी में क्या होता है कि एक बार जो हम संपत्ति खरीदते, मान लो 1 लाख का खरीद लिए, 5 साल उसका जो एक्सपेक्टेड लाइफ है, मान लो 5 साल चलने वाला है, तो 5 से डिवाइड कर दी, कितना आ गया? 20,000। तो हर साल 20,000 रुपए चार्ज करते जाएंगे। तो ये क्या हो गया? स्थायी प्रभाव विधि बोलते हैं, है ना, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। दूसरा जो मेथड हमारा आता है, दूसरा मेथड की जब हम बात करते हैं तो दूसरा मेथड जो होता है स्थायी के बाद आता है आपका डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग को दूसरा नाम है WDV, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। यानी इसमें क्या करते हैं, अगर हमारे पास 1 लाख का संपत्ति है, पहले साल हमने 10% लगाया, 10% लगाया, कितना हो गया? 10,000। कितना बच गया? 90,000। इस 90,000 में फिर 10% लगाएंगे, आ जाएगा 8100, ठीक। अभी 8100 में फिर 10% लगाएंगे, यानी इसमें जो सेकंड वाला जो हमारा है ये क्रमागत ह्रास पद्धति, डिमिनिशिंग वैल्यू, डिमिनिशिंग मेथड, है ना, WDV मेथड। तो इसमें क्या होता है, जो कॉस्ट रहता है, कॉस्ट की जो रेट दिया है तो उस रेट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगले साल जो बैलेंस बचेगा उस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, इसके बाद अगले साल फिर जो बैलेंस बचेगा उस पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो ये बैलेंस पे बैलेंस डेप्रिसिएशन लगता जाता है, उसको बोलते हैं डिमिनिशिंग मेथड। फिक्स्ड वाले में तो एक बार हमारा जो है 1 लाख का है, इसमें मान लो 5,000 हमें कबाड़ का मूल्य मिल गया, ठीक। और ये चलने वाला है 10 साल। कितने साल चलने वाला है? 10 साल। तो ये आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 9,500 रुपये हम हर साल व्यवस्था करेंगे और अंत में 10 साल बाद हमको 1 लाख रुपया मिल जाएगा, ठीक। एन्युटी, वार्षिकी विधि क्या करता है? एक ऐसा मेथड है जिसमें 1 रुपए का वर्तमान मूल्य दिया रहता है, 1 रुपए का वर्तमान मूल्य दिया रहता है और जितना हमारा अमाउंट है उसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.2456 जो भी दिया रहेगा उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो आएगा उसको हम हर साल उतना ही डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाते हैं। तो ये होता है हमारा एन्युटी मेथड। एक आता है ह्रास कोष पद्धति, डेप्रिसिएशन फंड मेथड। डेप्रिसिएशन फंड मेथड बनाने के पीछे हमको ये रीजन रहता है कि अगर ये वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं तो हम कम डेप्रिसिएशन चार्ज करके ज्यादा पैसा क्या कर लेते हैं? अर्न कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम डेप्रिसिएशन जब भी फंड बनाने की बात करते हैं, फंड को अपने पास ना रख करके हम उस फंड को बाहर इन्वेस्ट करते हैं। हर साल उस फंड को बाहर जब इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें हमको ब्याज मिलता है। तो ब्याज पे ब्याज मिलता जाएगा और एक टाइम आएगा तो इतना लगा लेंगे इतना बड़ा हो जाएगा ज्यादा। यानी हमको जितना रिक्वायरमेंट रहता है उसके हिसाब से, जैसे यहाँ पे क्या था, 1 लाख का 5,000 कुछ लगे 9,500। अब यही 1 लाख रुपए यहाँ पे लगाएंगे, ह्रास को 1 लाख लगाएंगे तो पता चलता हम उसको 90,000 ही पेमेंट कर रहे हैं और हमको मिल गया 1 लाख। तो 5,000 10,000 रुपए हमारा क्या हो रहा है? बच रहा है। तो ये हमारा ह्रास कोष पद्धति का फायदा मिलता है। आगे ये वाला जो मेथड है, ये जो मेथड है यहाँ पे हम जब नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे ना तो वहाँ पे पढ़ते हैं ऋण पत्रों का शोधन, ठीक है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की बात करते हैं, वहाँ पे भी ये मेथड हमको जरूरी रहता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, इसी का एक जुड़वा भाई है। आप फंड को बाहर इन्वेस्ट न करके उसको पॉलिसी में लगा दो और पॉलिसी में लगाएंगे तो आपको एक समय बाद वो क्या करेगा? पॉलिसी का पैसा रिटर्न हो जाएगा। तो ये पॉलिसी मेथड है। इसके बाद मशीन घंटा दर की बात करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पर मशीन जितना चलता है उसके हिसाब से अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो मशीन घंटा दर का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद प्रतिस्थापन लागत, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, आज उसको रिप्लेसमेंट करने में कितना लागत आएगा, है ना। इस तरह से अगर हम देखते हैं कि आज 1 लाख है, आने वाले समय में 1,10,000, तो कितना चेंजेस आ गया? 1 लाख से 1,10,000 का व्यवस्था करना है तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो ये कुछ हम जनरल से मेथड बता दें। आप लोग जो
ट्वेल्थ में जब पढ़े होंगे, 11th में पढ़े होंगे, तो केवल 2 मेथड पढ़े होंगे, फिक्स और डेप्रिसिएट। लेकिन अब यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे मेथड्स हैं जिसमें कौन कौन मेथड को हम लोग क्या करेंगे, चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट की आप चाहते हैं तो उसको भी आप क्या करिए, हमें बताइए कमेंट के माध्यम से। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।